हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर एस टू यूनिट 5 डीएलएड सेकेंड ईयर की जो हम पूर्व लेक्चरों में अटेंशन पढ़ रहे थे अवधान उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज उसके अंतिम टॉपिक पे लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस तरह से हम पूरे अटेंशन के चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे उस किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसे लिख पाएंगे। तो हम चलते हैं इसका लास्ट टॉपिक, अवधान की दशाएं, मतलब कंडीशन ऑफ अटेंशन। क्या कंडीशन है अटेंशन की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अवधान की दशाओं के बारे में, कंडीशंस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधान की दशाओं का वर्णन करें, ऐसा करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या कंडीशन है अटेंशन का। तो अवधान केंद्रित करने की मुख्य दो दशाएं हैं, टू कंडीशंस है इसको कंसंट्रेट केंद्रित करने की। तो क्या है पहला, तो एक्सटर्नल कंडीशन बाह्य दशाएं और इंटरनल कंडीशन आंतरिक दशाएं। दो तरह से ध्यान केंद्रित हो सकते हैं। अवधान की दो दशाएं हैं केंद्रित करने के, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। अब हम बाह्य को भी, एक्सटर्नल कंडीशन को इन बिंदुओं के माध्यम से डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी क्या क्या प्रकृति, क्या क्या दशाएं हैं बाहरी, जो एक्सटर्नल जो हम पे मतलब प्रभाव डालती हैं, हमारे अवधान की क्या क्या दशाएं बाह्य रूप से हम पे प्रभाव डालती हैं। तो ये इन बिंदुओं के माध्यम से हम इन्हें डिफाइन करेंगे। तो क्या है पहले बिंदु, तो नेचर ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक की प्रकृति। जैसा हमने आपको बताया था कि उद्दीपक क्या है, तो उद्दीपक क्या है कि हम जो क्या कहते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको, उस पे एक प्रकार का बल देता है उद्दीपक। एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये होते हैं, एक ऐसा उद्दीपक होता है, एक ऐसी चीज होती है जो हमको और प्रेरित करती है, प्रेरणा प्रदान करती है, उसी को उद्दीपक कहा जाता है। तो क्या है कि नेचर ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक की प्रकृति। तो नेचर ऑफ स्टिमुलस क्यों जरूरी है, तो जैसे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अगर हम किसी व्याख्यान के माध्यम से या पढ़ा के जो बताते हैं, उसकी अपेक्षा अगर हम चित्र दिखा के, फिगर दिखा के उनको पढ़ाएं, तो वो ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होंगे और अच्छी प्रकार से उसको सीख पाएंगे, बहुत दिनों तक सीखे रहेंगे। तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्दीपक। वो जो चित्र जो होगा वो उद्दीपक होगा, प्रेरणा होगा। अधिगम के लिए प्रेरणा उद्दीपक प्रदान करता है। तो अधिगम का क्या हो, प्रेरणा हुआ उद्दीपक, तो इसको क्या हुआ, नेचर ऑफ स्टिमुलस। दूसरा पॉइंट है एम्स ऑफ द स्टिमुलस, उद्दीपक के उद्देश्य, मतलब उद्देश्य निहित होना चाहिए उसमें। स्टिमुलस में, स्टिमुलस में उद्दीपक में एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब सिखाने का एक उद्देश्य। या अवधान के बारे में अटेंशन, मतलब वो ऐसा होना चाहिए उसका उद्देश्य कि बच्चे का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाए, या हमारा ध्यान वो उसके ऊपर केंद्रित हो। तो उद्दीपक ऐसा होना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि अगर कोई खिलौना हम बच्चे को देते हैं, तो बच्चे को खिलौना देंगे तो वो इतना आकर्षित उसके प्रति नहीं होगा जितना कि अगर बच्चा वो खिलौना अगर कार्य करता ही चलता है, या किसी तरह का वो क्या कहते हैं कि कर्तव्य दिखाता है, किसी तरह का वो घूमता है, तो उसके प्रति बच्चों के मतलब अस्थिर खिलौने से ज्यादा वो चलने वाले खिलौने की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा। तो वो उसका उद्देश्य हो गया, एम्स ऑफ द स्टिमुलस। अब हम आते हैं ड्यूरेशन, अवधि। तो अवधि क्या है, तो जो वस्तु, पाठ या व्यक्ति बार बार सामने आता है, मतलब बार बार उस ओर ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है, ये हो गया क्या, ड्यूरेशन, अवधि। मतलब बार बार आना किसी चीज को, वहां ध्यान हमारा बार बार उसकी तरफ वो याद रह जाता है। तो ये हो गया अवधि। अब होता है साइज, आकार। तो जैसे कि अगर हम छोटा सा कोई अगर किसी चीज को छोटा सा खिलौना हो या छोटा सा कोई चित्र हो, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान उतना आकर्षित, अगर उसके बराबर में एक बड़ा सा चित्र लाके लगा दिया जाए, या हम किसी छोटी सी पहाड़ी को देख रहे हैं, उसके सामने बहुत बड़ा कोई पहाड़ है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएगा।
दो लोग हैं, बहुत एक सुंदर है, उसके साथ अगर एक बहुत कुरूप व्यक्ति जा रहा है तो वहां ध्यान हमारा आकर्षित हो। तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, साइज, आकार। तो आकार अगर बड़ा, छोटे के सामने अगर बड़ा प्रस्तुत कर दिया जाए तो क्या होगा कि हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित हो जाए, आकार। अब आता है नोवेल्टी, तो नवीनता। जो वस्तु ज्यादा नई होती है, नवीन होती है, उसके प्रति ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। जैसे नए कपड़े, नए खिलौने, नई वस्तुएं, तो हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। तो नवीनता का अवधान में, अटेंशन में आवश्यकता है। तो नवीनता भी एक, ये हमारा पॉइंट है, नवीनता। अब आता है रिपीटेशन, तो पुनरावृत्ति, रिपीटेशन जैसा हम जानते हैं पुनरावृत्ति। जब वस्तु, विचार, उत्तेजना हमारे समक्ष बार बार आती, रिपीटेशन मतलब उसका पुनरावृत्ति होता है बार बार, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो ये हो गया हमारा छठा पॉइंट, रिपीटेशन। अब आती है सेक्रेसी, रहस्यात्मकता, रहस्य। तो रहस्य क्या है कि उसके क्या अवधान में आवश्यकता है रहस्य का, तो ये क्या हमारा जो कहते हैं कि बाह्य दशा है, कैसे, सेक्रेसी, रहस्यात्मकता। तो किसी व्यक्ति को देखकर, अगर कोई व्यक्ति कानाफूसी करे, बात करे, किसी व्यक्ति को देख के उसके बारे में कुछ अपने कान में उसके कुछ कहे या कुछ बताए, तो क्या होता है, रहस्य होता है, उसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित होता है। वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, तो वहां रहस्यात्मकता आती। तो सेक्रेसी वहां हम सोचने लगते हैं कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। तो ये पॉइंट वहां पे डिफाइन होता है सेक्रेसी का, रहस्यात्मकता का। ये बाह्य उद्दीपन है, उसके बाद कंडीशन है। उसके बाद आती है इंटेंसिटी, तीव्रता। दुर्बल उत्तेजनाओं की तुलना में तीव्र उत्तेजनाएं व्यक्ति का ध्यान ज्यादा आकर्षित करती है। जैसे किसी ने अगर हल्के रंग का कपड़ा पहन रखा है और उसके बाद कोई चटक रंग का कपड़ा पहन के आ जाए, तो क्या होता है, उसके प्रति ध्यान ज्यादा आकर्षित हो। कोई हल्के पिंक कलर का कपड़ा कोई रेड कलर का पहन के आ जाए, तो खुद ब खुद हमारा ध्यान रेड वाले की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दुर्बल उत्तेजना, मतलब वो एक नॉर्मल सा था, उसकी तरफ ध्यान हमारा गया, लेकिन जब उसके सामने कोई बहुत चटकीला या भड़कीला चीज आ जाता है तो हमारा क्या होता है, उसके तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित हो जाता है। कोई तीव्र आवाज, कोई हल्का सा, हम टीवी देख रहे होते हैं, कोई कहानी चल रही होती है, अगर उसके सामने कोई बहुत जोर जोर से संगीत बजाने लगे, बारात जाने लगे जोर जोर से, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ये जो होता है वह तीव्रता, मतलब दुर्बल उत्तेजनाओं के ऊपर क्या होता है कि तीव्र उत्तेजनाएं ज्यादा आकर्षित करती हैं। यही होता है हमारा तीव्रता का, जो हमारा ये इंटेंसिटी। अब आता है कॉन्ट्रास्ट, विषमता। तो विषमता क्या, तो विषमता भी व्यक्ति के अवधान को प्रभावित करती है। कैसे, तो मोटे, अगर दो लोग जा रहे हैं, मोटे व्यक्ति, एक बहुत मोटा व्यक्ति जा रहा है, उसके साथ एक पतला व्यक्ति जा रहा है, तो दोनों में विषमता है, एक मोटा एक पतला है, तो वह व्यक्ति हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। अगर कोई बहुत खूबसूरत फूल है, वहां से में कोई सूखा पत्ता, सूखा सा पेड़ नजर है, बहुत सुंदर बाग है, इसमें तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल है, एक सूखा पेड़ है उसमें, तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करेगा, कितने सुंदर बाग में ऐसा पेड़। तो विषमता मतलब दोनों में अंतर होना, कोई काले गोरे, बहुत गोरा व्यक्ति, बहुत उसके सामने एकदम काला व्यक्ति जाए, तो ये विषमता होती है, वो हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित करता है। तो यह हो गया विषमता। उसके बाद आता है चेंज, परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या है, चेंज, तो चेंज जो है वह किसी स्थिति का अचानक परिवर्तन हो जाना, वह व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करती है। कैसे, तो जैसे चलते चलते पंखा रुक जाना, चलते चलते अचानक बॉल का फ्यूज कर जाना, ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो अचानक हो जाती हैं और हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो ये जो है वह एक्सटर्नल कंडीशन, बाह्य दशाएं हो गई अवधान की, अटेंशन की, इन बिंदुओं के माध्यम से। अब हम चलते हैं इंटरनल कंडीशन की तरफ। तो इंटरनल कंडीशन, आंतरिक दशाएं। अब आंतरिक दशाएं पे आते हैं, तो नीड, आवश्यकता। तो जो हमारी सबसे सर्वाधिक, जैसे रोटी कपड़ा मकान,
सबसे नीड, प्रथम नीड, आवश्यकता है, तो वो हमारा ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित करती है। खाने के लिए, खाने में क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट से कोई चीज पकता है, वो ध्यान हमारा आकर्षित करता है। तो नीड माने जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वह हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ये हमारी आंतरिक मतलब आंतरिक दशा हो गया अवधान का, अटेंशन का। दूसरा है इंटरेस्ट, रुचि। तो हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट जिन वस्तु, व्यक्ति या विषय में इंसान की रुचि होती है तो उसके प्रति उसका अटेंशन ज्यादा होता है, लगाव बहुत ज्यादा है। जैसे किसी माँ बाप को देखते हैं या किसी भाई बहन ज्यादा पढ़ता है, किसी से ज्यादा मानते हैं किसी को, तो उसकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा आकर्षित रहता है। तो ये क्या होता है कि रुचि होती है उनमें, उनको ज्यादा मानते हैं तो उसके हिसाब से वो उन पर ध्यान ज्यादा उनका रहता है। तो ये हो जाती है रुचि, इंटरेस्ट हो जाती है, वो भी आंतरिक दशा है ध्यान की। अब आता है हैबिट, आदत। तो जिन वस्तुओं, कार्यों की आदत होती है वह भी ध्यान केंद्रित करती है। जैसे किसी सुबह, जैसे हैबिट, आदत, तो आदत भी जो है वो ध्यान आकर्षित करता है। जैसे सुबह सुबह में उठते हैं तो सबको चाय पीने की आदत होती है, अक्सर लोगों की, मेरी है। तो चाय पीने की जो आदत होती है वो हैबिट हो गई है। पेपर पढ़ने की आदत, जैसे सुबह उठते ही पेपर चाहिए, तो ये चीजें भी है जो हमारे आदत में, शाम को बच्चे खेलने जाते हैं उनको जरूरत है, तो ये सब चीजें, टीवी देखना, तो ये हमारी जो आदत बनी हुई है, तो ये भी हमारा ध्यान आकर्षित होती है। अभी एक पॉइंट ये रह गया, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। तो उद्देश्य कैसे, तो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं या उनकी क्रियाएं करता है तथा क्रिया करने की दिशा में केंद्रित होता है। कोई उद्देश्य निर्धारित करके जब हम उस पर अपना कार्य करते हैं उस दिशा में, तो वह भी जो है वह अटेंशन की एक मुद्रा होती है। अब आते हैं यहाँ, हैबिट आपको बताया, फिर अब आते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो क्या है, तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के द्वारा भी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है। जैसे आप आते हैं हमारे कॉलेज में, ट्रेनिंग लेते हैं, आप हमें ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो जब ट्रेनिंग लेने के दौरान भी ध्यान कंसंट्रेट आपके अंदर होता है कि हम इनको पढ़ेंगे और फिर हमें कल को जॉब मिलेगी इस ट्रेनिंग के द्वारा, तो वह भी हमारा ध्यान केंद्रित करता है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। अब मेंटल कंडीशन, वह व्यक्ति कोई भी कार्य मानसिक दशा के आधार पर करता है। अगर हमारा मेंटल कंडीशन सही नहीं रहेगा तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। मन कभी हमारा प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ध्यान अपना जो केंद्रित कर पाते हैं, मतलब अपने मेंटल कंडीशन के अनुसार अपना ध्यान केंद्रित करना। अब आता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। हमने पहले क्या जाना, जैसे थायरडाइक और हर्बर्ट, इन्होंने कहा है कि बालक की शिक्षा पर उसके पूर्व ज्ञान का प्रभाव रहता है। इन्होंने कहा तो पूर्व ज्ञान का प्रभाव रहता ही है। अगर हम या तुम शिक्षा आप ले रहे हैं तो पहले जो हमने पढ़ाया है वो इससे क्या होता है, कनेक्शन होता है, तो उसके ऊपर उसके पूर्व ज्ञान का क्या कहते हैं, आवरण रहता है, उसके प्रभाव रहता है। तो व्यक्ति का पूर्व ज्ञान और अनुभव भी सीखने में उसका ध्यान केंद्रित करता है। अब आता है क्यूरियोसिटी। जब व्यक्ति, क्यूरियोसिटी में क्या है, जिज्ञासा में, कि जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने की जिज्ञासा रखता है तो वह कार्य भी उसका ध्यान केंद्रित करती है। जिज्ञासा रहती है कि अब आगे क्या पढ़ना है या आगे अब क्या होगा, तो यह चीज भी हमारा ध्यान केंद्रित करती है। अब एटीट्यूड, मनोवृत्ति, व्यक्ति की मनोवृत्ति भी ध्यान के केंद्रीकरण पर प्रभाव डालती है। कैसे, तो जिस प्रकार मनोवृत्ति होती है व्यक्ति का ध्यान भी उसी प्रकार केंद्रित होता है या आकर्षित होता है। जैसे वह मित्रों में क्या होता है, गुण ढूंढता है और शत्रुओं में अवगुण। तो जैसे उसकी मनोवृत्ति, जैसे जिस प्रकार जिस चीज को वो देखता है, जिस व्यक्ति को देखता है, उसी के अनुसार उसका ध्यान या उसके विचार बनते हैं। तो यह हो गया मनोवृत्ति, एटीट्यूड। अब हो गया मीनिंग, अर्थ। जिन विषयों, वस्तु का अर्थ व्यक्ति समझ लेता है वह
भी ध्यान केंद्रित करती है। ये बहुत खुशी होती है कि हमने इस चीज को जान लिया। तो जब जान लिया और उसको अपने चेतन में स्थापित कर लिया तो खुशी देती है, वह भी हमारा ध्यान केंद्रित करती है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अवधान अटेंशन पूरी तरह से उसका अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार, उसके बाद उसके अवधान की दशाएं, इन सारे बिंदुओं के माध्यम में से हमने अटेंशन के सारे चैप्टर को पढ़ा और समझा। तो इस पे आधारित कोई भी प्रश्न आशा है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगा। थैंक यू।